कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो है डिक्सन। 1993 में एक अपनी कंपनी की इन्होंने स्थापना की है और यहाँ पर देश में कलर टीवी बनाने का क्रेडिट इसी कंपनी को जाता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, होम अप्लायंसेस, मोबाइल और सिक्योरिटी डिवाइसेस जैसे कई सेगमेंट्स में कंपनी पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मुहैया कराती है। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के कई सब सेगमेंट्स में अपने ऑपरेशंस को भी बढ़ा रही है। कंपनी के एक्सपेंशन, विस्तार योजना और आने वाली तिमाहियों में किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद करनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। डिक्सन के CFO सौरभ गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और एक एक करके आपके प्रोडक्ट सेगमेंट्स पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्लाइंट एडिशंस को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं? जिस तरह से लैपटॉप और टैबलेट के इंपोर्ट पर एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, किस तरह की गतिविधि की उम्मीद कर सकते हैं क्लाइंट एडिशंस को लेकर? सो क्लियरली ये जो गवर्नमेंट का नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें उन्होंने लैपटॉप्स, टैबलेट्स, सर्वर्स वगैरह को जो कि आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स को रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाला है, तो उससे हमारे और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी कि एटलीस्ट इंडिया में जितनी डिमांड है, जो कि आज के दिन ज़्यादातर इम्पोर्ट से केटर होती है, इम्पोर्ट होता है इस वाले कैटेगरी में, वो काफ़ी हद तक अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। और अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 70 से 75 हज़ार करोड़ की वैल्यू का इंपोर्ट होता है इंडिया में। तो उस टाइप की अपॉर्चुनिटी हम लोग बड़ा एग्रेसिवली करेंगे और हमारी ऑलरेडी अभी डिस्कशन चल रही है कुछ लार्ज ब्रांड्स के साथ। एक ब्रांड हम एसर के लिए ऑलरेडी हम 12 से 15 महीने तक से बना रहे हैं उनके उनके प्रोडक्ट्स। हमें लगता है कि उनकी वॉल्यूम्स हमारी बढ़ेंगी और उसके अलावा हम एक दो लार्ज ब्रांड्स को इस कैटेगरी में लेके आएंगे। इसमें जो नई रिवाइज एप्लीकेशन हमें फाइल करनी है वो 30 अगस्त तक फाइल करनी है। तो हम नेक्स्ट फ्यू वीक्स में अपने एप्लीकेशन भी फाइल करेंगे इसमें। ऑलराइट, इसी अपॉर्चुनिटी और इसी मौके के बारे में मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा और विस्तार से बात करें, क्योंकि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के लिए वाकई ये काफ़ी अच्छे मौके की बात है। लेकिन सौरभ, सवाल यही है कि इसको कौन कैसे भुना पाता है। ठीक है, तो मौका तो आप भी देख रहे हैं, आपने भी भाप लिया है, लेकिन इसको लेकर एक रणनीति तो सुनिश्चित करनी होगी ना सौरभ। तो वो किस तरह से आपने अब डिसाइड कर रखी है? क्या इसका कोई खाका तैयार है जो आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? देखिए, अभी थोड़ी बहुत चीजें हमारी प्रीमेच्योर हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट क्लियरली ओवर ओवर द पीरियड, ओवर द नेक्स्ट 3 4 5 मंथ्स हम लोग इस पे बेटर विजिबिलिटी दे सकते हैं मार्केट्स को और आपके चैनल के थ्रू। बट क्लियरली हमें लगता है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी और जो हमारी डिस्कशन चल रही है वो सब पॉजिटिव है। कुछ लार्ज ब्रांड्स का डिस्कशन चल रही है और मेरे को लगता है आने वाले 2 सालों में ये रेवेन्यू पोटेंशियल जो इस वर्टिकल से आ सकता है वो कम से कम 4 से 5 हज़ार करोड़ का आ सकता है मिनिमम। सौरभ, मोबाइल सेगमेंट की ग्रोथ पर थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहती हूँ। यहाँ बताएं किस तरह से इस सेगमेंट में आप तिमाही दर तिमाही ग्रोथ देख रहे हैं और कहाँ किस तरह के ब्रांड्स को लेकर क्या ग्रोथ हो रही है, कुछ डिटेल्स दे पाएं? हाँ, तो मोबाइल बिजनेस हमारा सबसे लार्जेस्ट ट्रिगर फॉर ग्रोथ है एंड क्लियरली अगर आप इंडिया का भी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर देखें तो मोबाइल सबसे बड़ा वर्टिकल है, सबसे बड़ा सेगमेंट है जहाँ पे ग्रोथ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडस्ट्री में आएगी। सो हमारे लिए भी अगर आप देखें तो लास्ट ईयर हमने इस बिजनेस में 4 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू किया था और उसके बाद हमने इस बिजनेस में काफी नए कस्टमर एडिशन करे हैं, जो कि जियो हो गया, आईटेल हो गया और हमने एक दो नए कस्टमर्स की अनाउंसमेंट करी है। हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ हमारी ऑर्डर बुक बढ़ रही है। तो ये बिजनेस वर्टिकल हमारे लिए काफी बड़ा ग्रोथ करेगा इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। ऑलराइट, अब इसी को ध्यान में रखते हुए ओवरऑल मार्जिन्स को लेकर आपका आउटलुक 2 तिमाहियों का आगे का अगर आप बता सकें। तो हमारा मार्जिन आउटलुक हमें लगता है कि अराउंड 4 से 4.5% के बीच में रहेगा इस साल और अगले साल। तो ये यही मार्जिन की आउटलुक रहेगी। मार्जिन पे अपने हमारे कुछ मार्जिन ड्राइवर्स हैं। एक तो है कि ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट बहुत आएगा हमारे काफी वर्टिकल्स में। दूसरा है हम धीरे धीरे अपने सोल्यूशन पर माइग्रेट करते जा रहे हैं और तीसरा है हम काफी कंपोनेंट्स और बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे फोकस कर रहे हैं। तो ये तीन हमारे मार्जिन एक्सपेंशन का मेजर रीजन होगा आने वाले सालों में। आए मुझे सौरभ, जिस तरह से हम स्मार्ट मीटर्स को यहाँ पर बूस्ट मिलता हुआ देख रहे हैं,
किस तरह से इस कहानी को आगे बढ़ता हुआ आप अपनी कंपनी के लिहाज से देख रहे हैं? सो फिलहाल हम लोग स्मार्ट मीटर्स कैटेगरी में नहीं है, एंड हमारा कोई प्लान भी नहीं है। बट इसके अलावा हम लोग 9 कैटेगरीज में हैं, और वहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक है, काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन प्लान है, काफ़ी हम लोग बैकवर्डली इंटीग्रेट करना चाहते हैं, और कई वर्टिकल्स में हम अपना ओन डिज़ाइन सोल्यूशन भी लेके आएंगे। रेवेन्यू विजिबिलिटी अगर मैं मोबाइल सेगमेंट में समझना चाहूँ तो ये मोमेंटम बरकरार रहेगा केवल मोबाइल सेगमेंट में FY24 में? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हमारा मोबाइल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी, और इस साल भी हम 100% प्लस काइंड ऑफ ग्रोथ देख रहे हैं इस सेगमेंट में, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ओके। ये बताएं, टीवी लाइटिंग, टीवी और लाइटिंग में अगर हम देखें तो थोड़ी सी वॉल्यूम्स में पहली तिमाही में कमज़ोरी देखी गई है, लेकिन इसको लेकर ओवरऑल डिमांड आउटलुक आपको कैसा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है? और अभी जो कमियां देखी गई हैं, कमज़ोरी देखी गई हैं, उसमें आने वाली तिमाहियों में किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, टीवी कैटेगरी हमेशा ये फेस्टिव सीजन से पहले हमारे लिए सबसे बढ़िया क्वार्टर रहता है। टीवी की सेल्स बढ़ती है, टीवी की भी, वॉशिंग मशीन की भी। सो क्लियरली ये क्वार्टर भी हमें ठीक लग रहा है टीवी का। बट और लाइटिंग में आई वुड से कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो चैनल में इन्वेंट्री थी वो काफी तक लिक्विडेट हुई है, थोड़ी हमारी सेल बढ़ी है, बट बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है लाइटिंग बिजनेस में। बट टीवी कैटेगरी में डेफिनेटली अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो इस क्वार्टर में आपको बोथ वॉशिंग मशीन और टीवी कैटेगरी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखेगा। ये बताएं, जियो भारत को लेकर कोई आपकी खास अपडेट और इसके अलावा कोई ऑर्डर्स को लेकर अपडेट? हाँ, सो जियो भारत के साथ हमारा बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, और हम उसका इनिशियल ऑर्डर ऑलमोस्ट हमारे पास 20 मिलियन का है, जो कि होपफुली फरवरी मार्च तक एग्जीक्यूट होना चाहिए। एंड उसके बाद वो मॉडल का इनिशियल सक्सेस बहुत अच्छा रहा है मार्केट में, तो उसके बाद आई थिंक सो रिपीट ऑर्डर्स मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि हम इंश्योर हमें लगता है कि वो और भी अच्छा करते रहेंगे मार्केट में। और राइट, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, आपने समय निकाला और तमाम बातें आज हमारे साथ साझा की कंपनी को लेकर। थैंक यू, धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं और आस्था से जुड़ते हैं यहाँ पर। आस्था, डिक्सन को लेकर जो बात की है मैनेजमेंट ने, और जिस तरह के ऑर्डर्स मिल रहे हैं और जिस तरह से अब घरेलू इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को फ़ायदा मिलने की बात है, आपका विश्लेषण क्या कहता है कंपनी पर? देखिए, सही बात, मैनेजमेंट यहाँ पे कस्टमर एडिशन भी कर रही है। इनफैक्ट मोबाइल डिवीजन की बात करें तो Xiaomi और आइटेल इन्होंने न्यू एडिशन किए हैं, लेकिन मुझे लगता है जो रैंप अप है वो थोड़ा-सा स्लो होगा। तो वहाँ पे एक हमें नज़र बना के रखनी चाहिए, क्योंकि अभी के जो क्वार्टरली नतीजे आए थे, उसमें भी हमने देखा है कि ग्रोथ जो लार्जली आ रही थी वो मोबाइल और ईएमएस डिवीजन से आ रही थी। बाकी जो डिविजन्स हैं वो अभी भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक नज़र बिल्कुल बनानी होगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कंपनी का पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग टर्म के लिए ये एक होल्ड का ही कैंडिडेट रहेगा, और इसमें जो टारगेट्स मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड हमें देखने को मिलेंगे, वो 5800 के इनिशियल लेवल पे रहेंगे। तो लिया हुआ है, तो इसमें बिल्कुल बने रहने की सलाह है पोज़ीशन में 5800 के पहले टारगेट्स के।